नमस्कार दोस्तों, आज अपने यूट्यूब चैनल जनरल साइंस पर प्रकाश लेकर मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आया। पहले वीडियो को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से शेयर किया, लाइक किया, इसके लिए आप सब दोस्तों को धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इंडिया जीके हो चाहे जीके का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो चाहे कोई सी भी वैकेंसी हो, कैसी भी वैकेंसी हो, हर एक वैकेंसी में जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टॉपिक है राष्ट्रपति। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, राष्ट्रपति एक ऐसा टॉपिक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे नीचे से नीचे आर्मी ले लो, चाहे आर्मी से लेकर RSIS तक, हर एक एग्जाम में राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में राष्ट्रपति वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और बड़ा टॉपिक होने के कारण इस टॉपिक को हम 2-3 टुकड़ों में काट के पढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति का सामान्य परिचय और इनसे संबंधित पूछे जाने वाले अनुच्छेद। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति जो है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। सीधा सवाल कई बार पूछा जा चुका है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रथम नागरिक मतलब देश का सर्वोच्च आदमी होता है राष्ट्रपति। वैसे राष्ट्रपति अगर पद की बात की जाए, राष्ट्रपति पद तो लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ये अपना एक विदेशी स्रोत अलग टॉपिक है, उसमें और पढ़ लेंगे। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद लिया है अमेरिका से, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शक्तियां व गरिमा, मतलब भारत का राष्ट्रपति किस देश के राष्ट्रपति जैसे काम करेगा, वो लिया गया है इंग्लैंड से। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद लिया है अमेरिका से, और पद की गरिमा ली गई है इंग्लैंड से। अब दोस्तों, एक बात अपने ध्यान में रखना चाहिए, कोई सा भी पदाधिकारी पढ़े, चाहे राष्ट्रपति पढ़े, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपको एक क्रम याद होना चाहिए। अगर वो क्रम याद है, कोई सा भी पदाधिकारी पढ़ो, उस क्रम से पढ़ना है। सबसे पहले मान लो कोई सा भी पदाधिकारी पढ़ना है तो अपन को पढ़ना है योग्यता, अर्थात जो जिस पदाधिकारी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, उस पदाधिकारी या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के बाद अपन को पढ़नी है शर्तें। शर्तें के बाद निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल ये उन पदाधिकारियों के लिए हैं जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए, गाइड में अपन ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष क्या है? सीधी सी कहानी है, जिन पदाधिकारियों को जनता डायरेक्ट वोट करती है, वयस्क मताधिकार या 18 वर्ष की आयु का एक हर एक देश का नागरिक वोट करता है, वो प्रत्यक्ष है। और जिनको हर एक या आम नागरिक वोट नहीं करते, वो है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, वह निर्वाचन मंडल का मतलब उनको वोट तो देते हैं लेकिन कौन देते हैं, वो निर्वाचन मंडल हो गया। निर्वाचन मंडल के बाद चुनाव किस तरह होते हैं या किस प्रणाली द्वारा होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव के बाद अगर चुनाव जीत गया तो उसे शपथ कौन दिलाएंगे, शपथ के बाद रखना कितने साल है, मतलब कार्यकाल के बाद वेतन कितना देना है। अगर बीच में खुद पद छोड़ना चाहे तो त्यागपत्र देना चाहे तो त्यागपत्र किसे देंगे, और अपन या हटाना कोई चाहे तो हटाने की प्रक्रिया जो होगी वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग। दोस्तों, ये क्रम आपको कोई सा भी पदाधिकारी पढ़ो याद रखना। सबसे पहले योग्यता पढ़नी है, योग्यता के बाद शर्तें, अगर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा तो निर्वाचन मंडल, फिर चुनाव कैसे होंगे, शपथ, कार्यकाल, वेतन, त्यागपत्र और हटाने की प्रक्रिया। अब इस चीज को हम 2 बार नहीं पढ़े, इसलिए हम राष्ट्रपति में डायरेक्ट अनुच्छेद वाइज कंप्लीटली पढ़ते हैं। वैसे राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 से स्टार्ट। अनुच्छेद 52 भाग 5 या कार्यपालिका का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति। तो हम ये सारी चीजें अभी जो अपन ने लिखी है क्रम से, ये सारी चीजें अपन अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अनुच्छेद 52। आज के इस कंपटीशन युग में मैंने कई बार देखा है कि कई टीचर वगैरह जो है वो बच्चों को मनोरंजन के उद्देश्य से कहानियों चुटकुलों के माध्यम से पढ़ाते हैं। उनका हालांकि उस टॉपिक से कोई मतलब नहीं होता। आज कंपटीशन का ये मामला है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं
उनको किसी प्रकार की कहानी चुटकुलों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मैटर चाहिए। और मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, अनुसूचियों में कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट जो जितनी भी अनुसूचियों से आज तक सवाल पूछे गए, शायद उनसे बाहर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया। हाँ, कभी कभार होता है क्या कि कोई त्रुटि हो जाती है, जैसे पिछली बार अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची की पहली सूची में, संघ सूची में थोड़ी त्रुटि हो गई थी विषयों में। मैंने लिखवाया था 97 से 99, उसमें 97 से 100 लिखवाया था, 99 कर लो। दूसरी अनुसूची में 66 से 62 लिखवाया था, 62 में से 1 हटाकर 61 कर दी गई। तो इस प्रकार की अगर कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से या मुझे इतला करेंगे सर ये मिस्टेक हो गई है, क्योंकि मिस्टेक दोस्तों हर किसी से हो सकती है। और मैं ये चाहूंगा कि कम से कम अपने इस वीडियो में त्रुटि हो और आपको अच्छा से अच्छा टॉपिक या नॉलेज मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अनुच्छेद 52, मैंने बताया अनुच्छेद 52 है राष्ट्रपति के बारे में। तो अनुच्छेद 52 में है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आप साथ साथ चाहे नोट्स बनाते जाएं, चाहे याद करते जाएं, जो भी आपका पढ़ने का सिस्टम है। अनुच्छेद 52 है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद, अब कई जैसे स्टूडेंट है जो मेरे को कॉल करके या पूछते हैं कि सर अनुच्छेद, आर्मी वाले बच्चे पूछते हैं कि सर आर्मी में अनुच्छेद आते हैं कि नहीं। एक पिछली साल की वैकेंसी सेंटर भर्ती थी, उसमें पूछा था अनुच्छेद 54। तो अब कंपटीशन का लेवल ये है कि राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद आर्मी की भर्ती में नहीं पूछे जाते, लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्रपति, जैसे मैंने कहा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं। बाकी सभी भर्तियों में तो राष्ट्रपति के जितने भी या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद है वो पूछे जाते हैं। तो आप मेरे साथ साथ या तो नोट्स बनाते जाए, याद करते जाए। अनुच्छेद 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अब देखिए दोस्तों, यहां से जो प्रश्न पुट अप होते हैं, पहला क्वेश्चन अनुच्छेद 53 है। अनुच्छेद 53 है या अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है या कार्यपालिका का मुखिया। सीधा सवाल, अगर कार्यपालिका का प्रधान या मुखिया पूछे तो आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यह जोड़ दिया जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछे तो दोस्तों करना है प्रधानमंत्री। क्योंकि राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, या राष्ट्रपति हम ये कह सकते हैं अपनी शक्तियों का नाम मात्र का इस्तेमाल करता है। कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। तो याद रखना, अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका का प्रधान या मुखिया या भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान पूछे तो आपका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। अब देखिए अनुच्छेद 54, ये आप मोस्ट कर सकते हो। पिछली बार एसएससी जीडी और जेड प्रेरी में पूछा था अनुच्छेद 54 क्या है। अनुच्छेद 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का, मैंने बताया था निर्वाचन मंडल जहां अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, वहां निर्वाचन मंडल का मतलब होता है चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले याद रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो अनुच्छेद 54 में है। अब निर्वाचन मंडल का मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सदस्य। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन कौन भाग लेते हैं। देखिए सबसे पहले वो देखेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पहला, संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, प्लस
दो केंद्र शासित प्रदेशों को 72वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। वो है दिल्ली प्लस पुदुचेरी। दिल्ली प्लस पुदुचेरी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में अभी जम्मू कश्मीर अलग होने के बाद या केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कोई नई गाइडलाइन जारी हुई नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव भी आया नहीं है। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में 29 राज्य प्लस 2 संघ राज्य अभी मैंने लिखा थे, दिल्ली और पुदुचेरी। पांडुचेरी का नया नाम है पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा 29 राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रहे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। याद रखना दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अब इसका बेसिक और सीधा सा कारण यह है, अपन आगे राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 14 सदस्य मनोनीत करता है। दोस्तों, मान लो वर्तमान में राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। उन्होंने 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए हैं, 14 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करेंगे। अब मान लो अगर रामनाथ कोविंद दोबारा चुनाव लड़ना चाहें तो जिन 14 व्यक्तियों को रामनाथ कोविंद ने मनोनीत किया है वो उनको वोट देने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए संविधान सभा ने जिस समय संविधान बनाया उसी समय राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को भाग लेने में योग्य नहीं समझा। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। अब प्रश्न पूछा जाता है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कई बार क्या कि बच्चे ध्यान नहीं देते और पहला ऑप्शन सीधा आता है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्य वही टिकर के आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में पूरे 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जहां लिखे मिले वही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 52 हो गया, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अब देखिए दोस्तों, गाइड में आपको ये मिलता है कि जैसे किसी एक राज्य के विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य, जिन्होंने ना कोचिंग की है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं, वो कई बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी ये मत मूल्य वाला क्या लफड़ा है। मत मूल्य का मतलब एक विधायक को राष्ट्रपति को वोट देने का मूल्य नहीं मिलता है, रुपए नहीं मिलते। विधायक का मत मूल्य का मतलब है एक विधायक का वोट। जैसे अपने राजस्थान की या हम सभी राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकालने का सूत्र अगर देखें तो सूत्र होगा उस राज्य की 1971 की जनसंख्या, उस राज्य की 1971 की जनसंख्या बट्टा कुल विधानसभा सीटें भाग 1000। किसी भी राज्य का अगर आप कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो यह भी आपको याद रखना है, किसी भी विधायक का मत मूल्य निकालने का तरीका या सूत्र यह होगा उस राज्य की 1971 की जनसंख्या बट्टा उस राज्य में वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी है, भाग दोगे कितने का, 1000 का। तो अपन राजस्थान के विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। 1971 में राजस्थान की जनसंख्या थी 2,58,00,000, 2,58,00,000। राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें हैं 200 भाग 1000, या हम ये कर सकते हैं यहां 1000 गुणा 1000 हो गया 200 के नीचे 50 से 50 गए 129। अर्थात राजस्थान का एक विधायक अगर राष्ट्रपति को वोट देता है तो एक वोट काउंट नहीं होकर कितने वोट काउंट होंगे, 129 वोट। इसी प्रकार अगर एक सांसद का मत मूल्य निकालें, एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य निकालने का सूत्र या तरीका यह दोस्तों, कुल 31 विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य बट्टा लोकसभा प्लस
राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग 1000। एक सांसद का मत मूल्य निकालने का तरीका है कुल 31 विधानसभा, 31 विधानसभा मैंने बताई थी, 29 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी। कुल 31 विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य बट्टा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग 1000। इस प्रकार एक सांसद का मत मूल्य आएगा 708। अर्थात कोई सा भी, चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, अगर एक सांसद राष्ट्रपति को वोट देता है तो कितने वोट काउंट होंगे? 108 वोट। और राजस्थान का एक विधायक अगर राष्ट्रपति को वोट देता है तो 129 वोट। हर राज्य के विधायकों का अलग अलग मत मूल्य है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी उस राज्य के विधायक का मत मूल्य ज्यादा होगा, जिसका कम होगा उस राज्य के विधायक का मत मूल्य कम होगा। देखें आगे, अनुच्छेद 54 हो गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 है दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव या चुनाव प्रणाली। जो अगर देखना चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अगर याद करने को तो आसान है, एक लाइन में है। राष्ट्रपति का चुनाव वैसे अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मैंने बताया था। अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ये लाइन आपको याद रखनी ही होगी। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एक बार फिर से, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अब दोस्तों, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है? अगर हम इस विषय में बात करें तो जीके में सबसे टफ अगर कोई चीज है या नहीं समझ में आने वाली कोई चीज है तो वो है राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। हालांकि एग्जाम में इसमें से बहुत कम पूछे जाते हैं, जो चीजें पूछी गई आज तक वो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप राष्ट्रपति या पढ़ते हैं तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली द्वारा होता है, भारत का नागरिक होने के नाते भी आपको ये चीज आपके नॉलेज में होनी चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। तो देखो दोस्तों, वैसे है टफ, एक बार में समझ में भी कमी लोगों की आती है। कोशिश करूंगा कि अगर आप ढंग से वीडियो देखते हैं और समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। हम सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव को एक तरफ रखते हैं। ये मान लो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है इधर हम बात करते हैं अपने सरपंच चुनाव की। सरपंच चुनाव कैसे होता है, शायद मेरे हिसाब से हर एक युवा नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर है सब जानते हैं। मान लो किसी ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव में 10 उम्मीदवार खड़े हैं। मोस्टली जाहिर सी बात है 7-8 9-10 उम्मीदवार हर ग्राम पंचायत में खड़े होते हैं। 10 में से मान लो एक नंबर, कुल वोट है 10,000। किसी ग्राम पंचायत में टोटल 10,000 वोट हैं या 10,000 वोट पड़े और 10 कैंडिडेट खड़े। मान लो एक नंबर को वोट मिले 1100, एक नंबर को 1100 वोट मिले। बाकी जो 9 सदस्य हैं उनमें से किसी को 1050, किसी को 1000, किसी को 900, किसी को 1090, कुल मिला के सर्वाधिक वोट मिले एक नंबर को कितने? 1100 वोट। मेरे कहने का मतलब यह है कि 10,000 में से 1100 वोट वाला क्या बन गया? सरपंच। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 10,000 लोगों में से 1100 लोगों ने ये कहा कि एक नंबर सरपंच बनना चाहिए, जबकि 8,900 लोगों ने ये कहा कि ये नहीं बनना चाहिए। मतलब 8,000, 10,000 में से 8,900 लोगों ने कहा नहीं बनना चाहिए, फिर भी सरपंच बनाया मात्र 1100 लोगों के कहने पर। यह बात है सरपंच चुनाव की। लेकिन दोस्तों याद रखें, राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। सबसे जरूरी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कुल मतों का 50% प्लस 1 वोट लाना अनिवार्य है। यह बात अपने ध्यान में फिक्स कर लेना कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कुल मतों का जितने भी मत है उनका 50% प्लस 1 वोट लाना अनिवार्य है। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है।
जो चुनाव प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, वो क्या है? मान लो हम इन्हीं 10,000 वोटों से बात करते हैं। मान लो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मत है 10,000 और 4 उम्मीदवार खड़े हैं, ए, बी, सी और डी। अब 10,000 चुनाव मतों में से मान लो 2500 मत मिले ए को, 2000 मत मिले बी को, 3500 वोट मिले सी को। कितने हो गए? 1000, 3000, 5000, 7000 और मान लो 3000 वोट मिले। ये तो मेरे हिसाब से ज्यादा हो गए। यहां 2600 कर लो, 2600, 3600, 3600, 3500, 7100, यहां बच गए मेरे हिसाब से 2900। हाँ, ए को वोट मिले 2600, बी को 2000, सी को 3500 और डी को 2900। अब अगर सरपंच चुनाव के हिसाब से बात करें तो राष्ट्रपति बनना चाहिए सी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले कितने? 3500। लेकिन मैंने पहले ही कहा था राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कुल मतों का 50% प्लस 1 वोट लाना अनिवार्य, अर्थात 10,000 वोट है तो जिस उम्मीदवार के 5001 वोट आएंगे वो भारत का राष्ट्रपति होगा। अब किसी के 5001 वोट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चुनाव दोबारा करवाएंगे। अब होगी द्वितीय मतगणना। द्वितीय मतगणना यही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। और समझने वाली बात यही है दोस्तों, याद रखें सरपंच चुनाव में हम किसी एक उम्मीदवार को वोट देते हैं, जैसे मैंने बताया था 10 उम्मीदवार है, 10 में से 1 को वोट देंगे। राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति चुनाव में वोट हर एक उम्मीदवार जो राष्ट्रपति को वोट देते हैं वो वोट चारों को देंगे, लेकिन प्राथमिकता के हिसाब से। मान लो मैंने वोट दिया, मैंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है ए, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति बनाना चाहता हूं ए को। अगर ए नहीं बनता है तो मेरी दूसरी प्रायोरिटी होगी सी को, अगर सी भी नहीं बनता तो तीसरी होगी डी को, बी को और चौथी डी को। अब इस कंडीशन में हर एक व्यक्ति ने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया है, वो हर चारों को वोट देते हैं लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से। अब हम ये देखेंगे कि इस चुनाव में 5000 वोट किसी के नहीं आए तो सबसे कम वोट किसके हैं? चारों उम्मीदवारों में से सबसे कम वोट हैं बी के। तो बी को सबसे पहले, बी को जिन 2000 लोगों ने वोट दिया या जिन 2000 लोगों की प्रथम चॉइस बी थी, उन 2000 लोगों की पर्चियां निकालेंगे बाहर। प्रथम चॉइस तो इनकी बी थी। अब ये देखेंगे उन लोगों की सेकंड चॉइस क्या है। इन 2000 में से मान लो 1000 लोगों की सेकंड चॉइस है सी, 500 लोगों की सेकंड चॉइस है डी और 500 लोगों की सेकंड चॉइस है ए। इसके बाद बी को इस चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा। अब उम्मीदवार बचे 3। ए के कुल वोट हुए 3100, सी के कुल वोट हुए 4500 और डी के कुल वोट हुए 3400। जीतने के लिए कितने चाहिए? 5001। क्या अब भी किसी के 5001 वोट हैं? नहीं है तो फिर से तृतीय मत प्रणाली, तृतीय मतगणना। याद रहे ये सवाल भी पूछा जा चुका है। राष्ट्रपति के चुनाव में कितनी बार भी गणना की जा सकती है? मैंने 4 उदाहरण बताए। 50 उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। जैसे जब तक 5000 या 50% प्लस 1 वोट नहीं होंगे तब तक मतगणना होती रहेगी। जिसके कम है उसको बाहर, उसके सेकंड चॉइस देखी जाएगी, उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब देखिए तृतीय मतगणना में सबसे कम वोट किसके, ये देखा जाएगा। इनके हैं 3100, इनके हैं 3400। तो ए को 2600 लोगों की तो फर्स्ट चॉइस थी ए, और इन 500 लोगों की ध्यान रखना सेकंड चॉइस है ए। इन 3100 पर्चियों को बाहर निकालेंगे। पहले 2600 लोगों की सेकंड चॉइस देखेंगे। फर्स्ट चॉइस तो इनकी ए थी, सेकंड चॉइस क्या है? इनकी सेकंड चॉइस मान लो इनमें से 1300 लोगों की सेकंड चॉइस है सी और 1300 लोगों की सेकंड चॉइस है डी। इनकी सेकंड चॉइस होगी, इनकी देखी जाएगी थर्ड चॉइस। इन 500 लोगों में से मान लो 250 लोगों की
सेकंड चॉइस है सी, और 250 थर्ड चॉइस, और 250 लोगों की थर्ड चॉइस है डी। अब ये देखा जाएगा, और एक को राष्ट्रपति के चुनाव से बाहर कर दिया, अब बच्चे सी और डी। अब इनको काउंट करो, 3500, 1000, 4500, 4500 और 1300, 5800, 5800 और 250, मतलब 6050 वोट। बाकी जो बचे वो इनके, अर्थात जीतने के लिए कितने चाहिए थे? 5001। सी को वोट कितने मिले? 6050 वोट, अर्थात तीसरी मतगणना से भारत के राष्ट्रपति कौन बने? सी। तो दोस्तों ये थी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। याद रखना, चाहे कितने भी उम्मीदवार खड़े हों, सबके जितने भी निर्वाचन मंडल या भाग लेने वाले सदस्य वो चारों को वोट देंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से वोट देंगे, जिसके 50% प्लस एक वोट जिस उम्मीदवार को मिलेंगे उसको भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एक बार प्रश्न पूछा गया था, अगर राष्ट्रपति चुनाव में दो उम्मीदवारों को बराबर मत मिलने पर, या दो उम्मीदवारों को 50-50% मत मिलने पर भारत का राष्ट्रपति कौन हो गया? निर्णायक मत कौन देता है? अगर मान लो ऐसी कंडीशन हो जाए, दो उम्मीदवार खड़े, दोनों के 5-5 हजार वोट हैं, इस कंडीशन में भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, जिसे दूसरा सर्वोच्च नागरिक कहते हैं, या भारत का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति इस कंडीशन में निर्णायक मत देता है। उपराष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को निर्णायक मत दिया वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। और अब तक भारत के राष्ट्रपति चुनाव में केवल द्वितीय मतगणना से एकमात्र राष्ट्रपति चुने गए थे, वीवी गिरी। यह सवाल भी कई बार पूछा जा चुका है। द्वितीय मतगणना से चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। अनुच्छेद 55 हो गया राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यह आपको शायद अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर नहीं भी आई है तो आप राष्ट्रपति की जो चुनाव प्रणाली है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ये याद रख लें। और इतना जरूर याद रखें, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 50% प्लस एक मत लाना अनिवार्य है, और दो उम्मीदवारों के बराबर मत होने पर उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 है कार्यकाल, अर्थात भारत का राष्ट्रपति कितने समय के लिए बनाया जाता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। सबको पता है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अनुच्छेद 57, ये भी मोस्ट है। अनुच्छेद 57 में है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन का मतलब ये हुआ दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? जैसे सबको शायद नॉलेज होगा, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 ही बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जा सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? इस विषय में संविधान मौन है। इस विषय में संविधान मौन है, अर्थात संविधान निर्माता ने इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है। अगर नहीं लिखा है कुछ भी, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चुना जा सकता है, या चाहे जितनी बार चुनाव लड़ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, संविधान के अकॉर्डिंग तो अपन को यही याद रखना है कि भारत का राष्ट्रपति चाहे जितनी बार चुना जा सकता है, लेकिन भारतीय मान्यताओं के अनुसार भारत का राष्ट्रपति केवल एक बार चुना जा सकता है। अगर जैसे मान लो रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद अगर दोबारा चुनाव लड़ना चाहें तो संविधान के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन भारतीय मान्यताओं के अनुसार मतलब ये हुआ कि जैसे देश के जितने भी दिग्गज नेता है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समझा सकते हैं कि अपन ने खुद ने एक सिस्टम बनाया कि राष्ट्रपति एक ही बार चुनाव लड़ने, अब आप किसी दूसरे को मौका दें। अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मान जाए तो ठीक है, अगर दोबारा चुनाव लड़ना चाहे तो संविधान के अकॉर्डिंग वो चुनाव लड़ सकते हैं, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। इसके बाद देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 58
58 में है योग्यता। क्रम से याद रखना है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका की शक्तियां होगी, अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल, 55 में चुनाव, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में योग्यता। योग्यताओं में सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट चीज है न्यूनतम आयु। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और आपका उत्तर होगा 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। दूसरी योग्यता में वह सारी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए जो एक लोकसभा सदस्य में होनी चाहिए। एक लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो सब योग्यता होनी चाहिए वो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। बाकी योग्यता में जैसे अपन छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी सरकारी या लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। पागल दिवालिया तो वैसे भी भारत का कौन राष्ट्रपति बनाएगा? भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, और लोकसभा सदस्य की जितनी भी योग्यताएं वो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 है शर्तें। शर्तें भी जरूरी है, कई बार शर्तें होना बहुत जरूरी है। कारण यह है कि जैसे भारत का राष्ट्रपति है, मान लो कोई ऐसी शर्त नहीं डालते जिससे हर कोई चुनाव लड़ सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति में आपने देखा होगा 1 या 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। अगर ऐसी कोई शर्त नहीं डालते तो भारत के चुनाव में तो फेमस होने के लिए लाखों लोग चुनाव लड़ते हैं, उससे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए शर्तों में सबसे पहले तो एक रखी जमानत राशि। जमानत राशि या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए 15,000 रुपए जमानत राशि होनी चाहिए। अर्थात जमानत राशि आप कोई से भी पदाधिकारी का चुनाव लड़ो, एक निश्चित जमानत राशि होती है, जो अगर आप कुल मतों का 1/6 मत लेते हैं तो जमानत राशि आप चुनाव हार भी जाए तो आपको वापस मिल जाती है। अगर 1/6 कुल मतों का नहीं मिलता है तो जमानत जब्त हो जाती है। जमानत जब्त का मतलब होता है दोस्तों, उसको कुल मतों का 1/6 मत नहीं मिला, ये जमानत राशि वापस नहीं दी जाती। जमानत राशि नहीं देने का मतलब तो ये नहीं, 15,000 रुपए जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसके लिए कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन बेइज्जती कितनी होती है कि यार उसकी तो जमानत जब्त होगी। अब जमानत राशि है 15,000 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर लड़ना चाहे तो कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन शर्तों में सबसे जरूरी है 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। यह सबसे जरूरी योग्यता या सबसे जरूरी शर्त है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। यही एक ऐसी शर्त है, इस वजह से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव ज्यादा लोग, हर कोई व्यक्ति या आम नागरिक भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। अब सबसे पहले तो अपन को यह समझना कि प्रस्तावक और अनुमोदक होते क्या है। दोस्तों, सीधी कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं या इन वीडियो को जो भी देखेंगे वो शायद 12वीं पास भी होंगे, सब स्कूल में पढ़ के आए। छोटी क्लासों में जब अपन बाल सभा करवाते थे, बाल सभा करवाने में सबसे पहला प्रोसेस ही होता था कि किसी को अध्यक्ष बनाया जाता था। अब अध्यक्ष बनाना है तो अध्यक्ष बनाने की प्रोसेसिंग ये होती थी कि एक व्यक्ति खड़ा होकर ये कहेगा कि मैं आज की बाल सभा का अध्यक्ष फलाने राम को बनाना चाहता हूँ। वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है, वो लड़का खड़ा हो जाता है, दूसरा लड़का खड़ा होकर ये कहता है कि आज की बाल सभा के अध्यक्ष पद हेतु मैं इसका समर्थन करता हूँ। अर्थात जिसने ये कहा कि मैं इसे सभापति बनाना चाहता हूँ या जिसने नाम लिया वो तो हुआ प्रस्तावक, और जिसने उस व्यक्ति का समर्थन किया वो हुआ अनुमोदक। 50 व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में यह कहने वाले होने चाहिए कि मैं भारत का राष्ट्रपति इस व्यक्ति को बनाना चाहता हूं, और 50 व्यक्ति लिखित में यह देंगे कि भारत का राष्ट्रपति के इसके मैं समर्थन करता हूं। अब 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, इनमें भी सबसे जरूरी शर्त यह डाली कि यह होनी चाहिए सांसद। कौन होने चाहिए? सांसद। सांसद किसे कहते हैं? सीधी परिभाषा, संसद के सदस्यों को सांसद कहते हैं। कई बार नहीं पता होता कि लगभग हम यही मानते हैं क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। अरे भाई लोकसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं, अरे भाई राज्यसभा के सदस्यों को भी सांसद कहते हैं। संसद के जितने भी सदस्य हैं दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा,
दोनों सदनों के सदस्यों को सांसद कहते हैं। 50 सांसद, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, प्रस्ताव होना चाहिए और 50 ही सांसद अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव में या किसी को भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए ये व्यक्ति और 15,000 जमानत राशि होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 60। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 है शपथ। राष्ट्रपति को अगर चुनाव लड़ा जीत गए तो शपथ कौन दिलाएगा? अनुच्छेद 60 में है शपथ। एक बात याद रखना साथियों, शपथ से कई बार पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, राज्यपाल को कौन दिलाता है। शपथ हमेशा खुद से ऊपर वाले व्यक्ति को, ऊपर वाला व्यक्ति ही दिलाता है। अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समय मैंने पहले कहा था भारत का प्रथम नागरिक या सर्वोच्च नागरिक होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं है, तो राष्ट्रपति से नीचे कौन है? राष्ट्रपति से वैसे सेकंड नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अनुच्छेद 61 यह है मोस्ट। अनुच्छेद 61 है महाभियोग। महाभियोग, अनुच्छेद 61 महाभियोग। क्या है महाभियोग? महाभियोग है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। सबसे पहला तो यही है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में। अब दूसरा सवाल ये पूछा जाता है राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा सदन ला सकता है? देखिए दो सदन है संसद की, लोकसभा और राज्यसभा। उपराष्ट्रपति का भी पूछा जाता है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा सदन ला सकता है? याद रहे उपराष्ट्रपति पर महाभियोग केवल राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई सा भी सदन ला सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन ला सकता है, लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की अगर राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है तो दोनों सदनों में से कोई सा भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग ला सकता है। महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या होगी वो समझिए। सबसे पहले मान लो लोकसभा जो है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना चाह रही है। अगर लोकसभा महाभियोग लाना चाह रही है तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 1/4 सदस्य 1/4 सदस्य लिखित रूप से हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति के पास भेजेंगे महाभियोग लाने के 14 दिन पहले। जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहा है उसके 1/4 सदस्य लिखित रूप से राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अवगत करवाएंगे कि हम आप पर महाभियोग ला रहे हैं, आप अपने बचाव में कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मान लो 14 दिन में राष्ट्रपति, तो मैंने कहा था वैसे भी राष्ट्रपति के पास नामात्र की शक्तियां होती है करने को, तो कर क्या सकते हैं। अगर 14 दिन में राष्ट्रपति ने कुछ नहीं किया तो 14 दिन बाद जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहा है उसके 2/3 सदस्य, 1/4 सदस्य 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, फिर 2/3 सदस्य राष्ट्रपति को उस महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 14 दिन के बाद जिस सदन ने महाभियोग लाया उसके 2/3 सदस्य हस्ताक्षर कर दूसरे सदन में भेजेंगे। दूसरा सदन है अपना राज्यसभा। अगर राज्यसभा के 2/3 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए तो भारत का राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा। दोस्तों याद रखना, एकमात्र महाभियोग प्रस्ताव, देश के जितने भी प्रस्ताव है, जो भी कानून है, एकमात्र प्रस्ताव है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। अगर इस पर अनिवार्य कर देता है तो राष्ट्रपति क्या अपने खुद के हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता? कभी नहीं करता। इसलिए एकमात्र प्रस्ताव है जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा देश का कोई सा भी प्रस्ताव कानून हो उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करवाने ही पड़ेंगे। एक जैसे धन विधेयक है उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है,
लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि धन विधेयक पारित करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। एकमात्र विधेयक या प्रस्ताव जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है वो है महाभियोग अनुच्छेद 61, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है और अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब है अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 ये जो लास्ट है, इसके बाद मैंने बताया था राष्ट्रपति वैसे बड़ा टॉपिक है, इसको 2-3 टुकड़ों में काट के अपन पढ़ेंगे, लेकिन जितना अपन पढ़ेंगे कंप्लीटली और अच्छा से पढ़ेंगे, जिससे कि अगर आप नोट्स भी तैयार करते हुए साथ साथ याद भी करना चाहिए तो याद भी हो जाएगा। अनुच्छेद 62 है राष्ट्रपति की पद रिक्ति। राष्ट्रपति की पद रिक्ति। राष्ट्रपति का पद किन कारणों से रिक्त हो सकता है? 3 ही कारण है, या तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाके राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या फिर राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए, या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे। पद रिक्ति के 3 कारण, पहला महाभियोग, दूसरा अगर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, और या तीसरा अगर पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का निधन हो जाए। तो अनुच्छेद 62 में यह लिखा गया अगर राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति जो होगा, भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद के आकस्मिक रिक्त होने पर भारत का उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगर मान लो उपराष्ट्रपति उस समय नहीं हो, या उपराष्ट्रपति की पद पे कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए, या उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। गुरुजी क्या कभी ऐसा हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। एक बार भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन गेसावत, जिनकी पद पे रहते हुए जिनका निधन हो गया था। भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, सॉरी उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी राष्ट्रपति बनने के लिए वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था, या हम ये कह सकते हैं भारत के एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने त्यागपत्र दिया वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी, या मैंने कहा था उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दे या उपराष्ट्रपति का निधन हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद वीवी गिरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इनसे भी कई बार सवाल पूछा जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र राष्ट्रपति जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से 62 तक पढ़े। इसके बाद इससे संबंधित रिलेटेड जो भी शक्तियों में अनुच्छेद आएंगे, जैसे अनुच्छेद 71 है, 72 है, 85 है, 88 है, 143 है, जितने भी है सारे अनुच्छेद या शक्तियां भारत के आज तक बड़े राष्ट्रपति कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने अच्छा शेयर किया, उसको लाइक किया, उसके लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। और दोस्तों आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आप इस वीडियो को आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।